डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इवोल्यूशन के चैप्टर फिनिश होने के बाद हम लोग जो आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो उसी यूनिट का सेकेंड चैप्टर, ये जो मतलब आपका था 6th चैप्टर, वो कर रहे हैं। तो 6th चैप्टर आपका क्या था? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हमने आपके एग्जाम के शेड्यूल के अकॉर्डिंग पहले हमने इवोल्यूशन को फिनिश किया। ओके, तो हम लोग आज करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, या उसको बोलते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स। क्लासिकल जेनेटिक्स हम लोग पढ़ चुके थे। क्रोमोसोमल बेसिस जो था, जो मेंडेलियन बेसिस था, ठीक है, जिसमें मेंडेलियन का मतलब पूरा का पूरा मेंडेलियन, क्लासिकल जेनेटिक्स जिसको बोलते थे मेंडेलियन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या मॉडर्न जेनेटिक्स। ये जो मॉडर्न जेनेटिक्स वर्ड है, ठीक है, कहते हैं इस मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर आपको हमने पहले ही बताया। मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है? बैटसन। मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है? बैटसन, ठीक है। कहता है ये मॉडर्न जेनेटिक्स के जो फादर है ये है बैटसन। ओके, तो ये मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर बैटसन है। इन्होंने ही एक टर्म और दिया, इन्होंने दिया था जेनेटिक्स टर्म। जेनेटिक्स टर्म वाज आल्सो गिवन बाय बैटसन। जेनेटिक्स नाम को भी बैटसन ने ही दिया, ठीक है। जेनेटिक्स टर्म वाज गिवन बैटसन, और बैटसन को कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। बैटसन साहब ने ही जीनोटाइप और फिनोटाइप टर्म भी दिया था, जो हम लोग पढ़े थे उसमें, ये मेंडेलियन थ्योरी में, ठीक है। क्लियर है? मेंडेलियन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखिए ये मॉडर्न जेनेटिक्स की कहानी, यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की कहानी एक्चुअल में जो शुरू होती है वो क्रोमोसोम से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम से शुरू होती है। क्रोमोसोम क्या है? ठीक है, एक डार्क कलर्ड बॉडी है, डार्क कलर्ड बॉडी है। ये डार्क कलर्ड बॉडी है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। क्रोमोसोम टर्म किसने दिया था? वाल्डियर ने। और न्यूक्लियस टर्म किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और ये क्रोमोसोम अगर हम देखेंगे केमिकली ये क्रोमोसोम क्या होता है? केमिकली ये क्रोमोसोम क्या होता है? तो कहता है ये होता है न्यूक्लियो प्रोटीन। ये न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब क्या? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का मतलब क्या? ठीक है, कंपाउंड प्रोटीन। मीन्स इसमें प्रोटीन के अलावा भी कुछ है। तो कहता है प्रोटीन के अलावा इसमें क्या है? इसमें दो चीज है, ठीक है। प्रोटीन के अलावा ये प्रोटीन और क्या है? कहता है दो चीज इसमें, एक न्यूक्लिक एसिड है और एक प्रोटीन है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड है और दूसरा प्रोटीन है। तो कहता है ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों मिला के बनता है क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम्स आर केमिकली न्यूक्लियोप्रोटीन। क्रोमोसोम्स आर केमिकली न्यूक्लियोप्रोटीन। ये न्यूक्लियोप्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड प्रोटीन। ओके, कहता है क्रोमोसोम भी न्यूक्लियोप्रोटीन है, राइबोसोम भी न्यूक्लियोप्रोटीन है, वायरस भी न्यूक्लियोप्रोटीन है। सेरोटोनिमल कॉम्प्लेक्स जो दो क्रोमोसोम के बीच आता है, कब? जाइगोटिन स्टेज में, जो सिनेप्सिस करवाता है, वो भी आपका क्या है? वो भी आपका, ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन है। बस सब में अंतर है। किसी में न्यूक्लिक एसिड के रूप में डीएनए है, किसी में आरएनए है। प्रोटीन के रूप में किसी में हिस्टोन प्रोटीन है, किसी में नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। तो यहां पे क्या है? यहां पे न्यूक्लिक एसिड के रूप में मेनली डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए मेनली, ठीक है।
ऐसा नहीं होता है कि आरएनए नहीं होता, आरएनए भी होता है, ठीक है, बहुत कम, वेरी लेस, वेरी लेस। और यहां प्रोटीन में हिस्टोन्स, ठीक है, मेनली, ठीक है। और कहता है नॉन हिस्टोन, नॉन हिस्टोन वेरी लेस, वेरी लेस, नॉन हिस्टोन इज वेरी लेस। क्लियर है? ठीक है। तो कहता है कि हिस्टोन क्या है? हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन है और नॉन हिस्टोन क्या है? एसिडिक प्रोटीन है। नॉन हिस्टोन एसिडिक प्रोटीन और हिस्टोन इज बेसिक प्रोटीन। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो कहता है हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन, एसिडिक प्रोटीन, याद रखिएगा। ठीक है। यानी कि हम लोग इसको पहले पकड़ेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग न्यूक्लिक एसिड को जानेंगे, न्यूक्लिक एसिड को जानेंगे। और आप जानते हैं अच्छे से कि न्यूक्लिक एसिड दो तरह का, एक डीएनए और एक आरएनए, ठीक है। और आपको यह भी पता, इसका फुल फॉर्म वगैरह तो पता ही है। डीएनए के फ्रेगमेंट को, इसके फ्रेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसके फ्रेगमेंट को हम लोग बोलते हैं जीन, ठीक है। क्या बोलते हैं? जीन। और ये जीन टर्म किसने दिया था? जोहानसन ने। जोहानसन ने इस जीन टर्म को दिया था, ठीक है। और इस जीन का डिटेल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये टर्म दिया था। और जीन का जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो दिया था बेंजर ने। किसने दिया था? बेंजर। क्लियर है? तो बताइए साइंटिस्ट यहां पे कितना लिखे हमने? 1 2 3 4 5, ये 5 साइंटिस्ट का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस टर्म वाज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन, क्रोमोसोम टर्म वाज गिवन बाय वाल्डेयर, जेनेटिक्स टर्म वाज गिवन बाय बैटसन, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बैटसन, ठीक है। कहता है ये जीन टर्म वाज गिवन बाय जोहानसन। और कहता है जीन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय, डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ जीन वाज गिवन बाय बेंजर। जो पहले भी जो वो पार्ट जेनेटिक्स का पहला पार्ट पढ़ा उसमें बताया था कि बेंजर ने बोला था कि जीन के 3 यूनिट है। कौन कौन? जीन के जो 3 यूनिट है कौन कौन? तो कहता है एक यूनिट है जीन का, एक यूनिट जो है वो है आपका म्यूटोन, म्यूटेशनल यूनिट इज नोन एज म्यूटोन, ठीक है। कहता है रिकॉम्बिनेशन यूनिट इज नोन एज रिकॉन और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट इज नोन एज सिस्ट्रोन। ये मैंने पहले बताया था। और यहां पे आपको बजाते यूज होगा, यहां पे क्या होगा? यूज होगा। क्लियर है पॉइंट यहां तक? ठीक है। तो बताइए यहां तक मैं रब करूं, यानी हमें अभी क्या पढ़ना है? न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए हमने क्या बोला, मॉडर्न जेनेटिक्स की कहानी शुरू होती है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स ऑफ इनहेरिटेंस की कहानी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की कहानी शुरू होती है कहां से? क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम टर्म किसने दिया? वाल्डेयर। ये क्रोमोसोम है क्या? डार्क कलर्ड बॉडी है जो न्यूक्लियस के अंदर में होता है। और ये केमिकली क्या होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। मीन्स ये कंपाउंड प्रोटीन है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ये कंजुगेटेड प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। और न्यूक्लिक एसिड में मेनली क्या होता है? मेनली इसमें होता है डीएनए। और प्रोटीन के रूप में मेनली क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन। यानी कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वही होता है क्या? क्रोमोसोम। तो हम लोग एक हेडिंग देखेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड को अच्छे से पढ़ने के बाद, चाहे इसमें 1 क्लास लगे चाहे 2 क्लास लगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्या पढ़ेंगे? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी से ज्यादा लेके चलूंगा। एनसीईआरटी में पूरा डीएनए को बनते हुए नहीं दिखाया है, और दिखाया भी तो पूरा डिटेल ने बताया कि नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, मतलब सारा कुछ नहीं बताया। तो मैं थोड़ा सा डिटेल चलूंगा, इसके लिए अगर लेट होगा फिर भी आपको करना, सिलेबस आपका बहुत आगे है, ठीक है। थैंक यू। तो इसको मतलब कैरी करते हैं, ठीक है। अब देखिए
ये पूरा का पूरा हो गया। फिर वहां पे क्या मैंने बताया आपको कि न्यूक्लिक एसिड में क्या डीएनए या तो आरएनए होगा। तो न्यूक्लिक एसिड दो तरह का डीएनए आरएनए आप जानते हैं। डीएनए के फ्रेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन। और ये जीन टर्म किसने दिया है, जोहानसन। जीन के बारे में डिटेल नॉलेज किसने बताया, बेंजर ने। और बेंजर ने किताब के द्वारा एक किताब लिखा था, उसका नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया ऑफ जीन। और वो बुक में इन्होंने चर्चा किया कि देयर आर 3 यूनिट्स ऑफ जीन। म्यूटेशनल यूनिट इज नोन एज म्यूटोन, रिकॉम्बिनेशन यूनिट इज नोन एज रिकॉन, एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट इज नोन एज सिस्टोन। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। बेंजर ने ही बताया था, ठीक है। कौन सा बुक लिखा था, माइक्रोग्राफिया ऑफ जीन, माइक्रोग्राफिया ऑफ जीन। और उसमें बताया था क्या, ठीक है, इसमें बताया था 3 यूनिट, कौन कौन, रिकॉन, म्यूटोन और सिस्टोन, ठीक है। ये जरूर आप लिख लीजिएगा यहाँ भी, रिकॉन रिकॉम्बिनेशन यूनिट, म्यूटोन, ठीक है, म्यूटेशनल यूनिट, ठीक है, और उसके बाद सिस्टोन। क्या बोलिएगा, सिस्टोन के बारे में क्या बोलिएगा, ठीक है, वो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। क्लियर है पॉइंट। चलिए अब देखिए, अब इसको मैं रब करता हूं, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, ये न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड ये चीज है, ठीक? मैं वहीं से शुरू करता हूँ कम, ठीक है। चलिए, न्यूक्लिक एसिड, ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये कहां से है, इसकी डिस्कवरी कैसे। तो कहता है एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था मिस्चर। इन्होंने क्या किया, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट जो किया विद पस, मिस्टर साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया पस सेल के साथ। व्हाट इज पस, कहीं भी इंजरी हो जाती है तो इंजरी पे, कहीं भी इंजरी होती है तो वहां पे क्या होती है कि 2 तरह की चीजें होती है वहां पे इंजरी में। एक तो इन्फेक्शन, मतलब ओपन रहता है वो, अगर मान लो ढंग से बैंडेज नहीं किए तो वहां पे इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है। तो वहां पे जब इन्फेक्शन होता है तो पहला तो ये होता है कि जो इन्फेक्टियस चीज आया उससे लड़ने के लिए आपके बॉडी का क्या वहां पे स्टार्ट कर देगा, मतलब लिम्फोसाइट। और जो इन्फेक्टियस चीज है वो या तो बैक्टीरिया होगा या वायरस होगा, जनरली बैक्टीरिया होता है। तो बैक्टीरिया एक पैथोजन आया, उसके खिलाफ लड़ना शुरू कौन कर दिया, ठीक है, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, तो उसको डायरेक्ट किल करेगा, वो फेगोसाइटिक सेल है ब्लड का। और लिम्फोसाइट क्या करेगा, ठीक है, एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है। और लिम्फोसाइट में भी जो टी लिम्फोसाइट है उसमें जो किलर टी सेल उसको डायरेक्ट किल करेगा। तो कहता है ये पस सेल इज द मिक्सचर ऑफ, ठीक है, मिक्सचर ऑफ डेड बैक्टीरिया एंड डेड ल्यूकोसाइट, डेड बैक्टीरिया एंड डेड ल्यूकोसाइट, ठीक है। तो कहता है कि बैक्टीरिया के अंदर तो न्यूक्लियस होगा नहीं, ल्यूकोसाइट के सारे न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस आर collected from dead ल्यूकोसाइट, चाहे उसमें कौन हो, चाहे उसमें मोनोसाइट हो, चाहे उसमें न्यूट्रोफिल हो, चाहे उसमें लिम्फोसाइट हो, जो कुछ भी हो, ठीक है, जो कुछ भी, क्या होगा, कुछ भी हो तो वहां पे होगा क्या, ठीक है। कहता है कि सारे
जो डेड हो गए उनका न्यूक्लियस तो होगा इंटैक्ट, सबके न्यूक्लियस को लिया गया और उसका एक मिक्सचर तैयार किया गया, प्रिपेयर्ड ए मिक्सचर, प्रिपेयर्ड ए मिक्सचर, और इस मिक्सचर को क्या कहा गया मानो, न्यूक्लिन। क्या कहा गया, न्यूक्लिन। इस मिक्सचर को कहा गया न्यूक्लिन, यानी कि ये न्यूक्लिन टर्म किन्होंने दिया, मिक्सचर ने दिया। और बाद में एक साइंटिस्ट आया, उनका नाम था एल्टमेन। क्या नाम था, एल्टमेन। और ये एल्टमेन ने इसी न्यूक्लिन को अल्टमेन ने कह दिया न्यूक्लिक एसिड। क्या बोल दिया, न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। यानी कि कहता है कि शुरुआत कहां से हुई, मिक्सचर साहब से। मिक्सचर साहब ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली किसको लिया, पस सेल को लिया। पस सेल इज द मिक्सचर ऑफ डेड बैक्टीरिया एंड डेड लिम्फोसाइट। ये ल्यूकोसाइट में मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल जो उससे लड़ने के लिए आता है। एक्चुअली में इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो मेन आता है सेल, वो होता है आपका न्यूट्रोफिल, और साथ में मोनोसाइट। ये दोनों फेगोसाइटिक सेल होते हैं, और साथ में लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बना के उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे इन्फेक्शन के टाइम में देखिएगा, जब आप ब्लड चेक करवाइएगा, ठीक है, टीसी करवाइएगा। टीसी मतलब टोटल काउंट, डीसी मतलब डिफरेंशियल काउंट। डीसी मेनली होता है डब्ल्यूबीसी के लिए, जो डिफरेंट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी की संख्या को बढ़ाता है। तो उसमें देखिएगा वो बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो कहता है डेड, ये लिम्फोसाइट सबको देखा, उसके न्यूक्लियस को इन्होंने निकाला, यानी कि न्यूक्लियस आर कलेक्टेड फ्रॉम डेड ल्यूकोसाइट, और उसका एक पूरा का पूरा एक मिक्सचर बनाया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, प्रिपेयर्ड मिक्सचर, यानी उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लिन। और न्यूक्लिन के नेचर को, पीएच कंडीशन, जो इनका वर्क करने का, जो जिस पीएच पे इनका जो एफिनिटी था, उस पीएच को जब स्टडी किया गया तो पाया गया कि ये एसिडिक नेचर का है, और बोल दिया गया, एल्टमेन के द्वारा इसको बोला गया न्यूक्लिक एसिड। और इस तरह दुनिया में न्यूक्लिक एसिड आया, यानी न्यूक्लिक एसिड टर्म वाज गिवन बाय, अगर कोई पूछेगा न्यूक्लिक एसिड टर्म वाज गिवन बाय एल्टमेन, टर्म वाज गिवन बाय क्या बोलेंगे, अल्टमेन। बट न्यूक्लिक एसिड वाज डिस्कवर्ड बाय, अगर पूछेगा डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, तो डिस्कवर्ड बाय क्या बोलेंगे, मिक्सचर। ये न्यूक्लिक एसिड खोज किया है मिक्सचर, बट न्यूक्लिक एसिड टर्म वाज गिवन बाय एल्टमेन। क्लियर है पॉइंट। न्यूक्लिक एसिड टर्म वाज गिवन बाय एल्टमेन, बट न्यूक्लिक एसिड वाज डिस्कवर्ड बाय मिक्सचर। क्लियर है। अब आइए, कहता है ये न्यूक्लिक एसिड आपने पढ़ाई है, ये न्यूक्लिक एसिड कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक आपने क्या पढ़ा, डीएनए, और एक आपने क्या पढ़ा, आरएनए। और आप जानते हैं कि डीएनए के टुकड़े को, इसके फ्रेगमेंट को, ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं, इसके फ्रेगमेंट को आप बोल रहे हैं जीन। क्या बोल रहे हैं, जीन, ठीक है। इसके फ्रेगमेंट को क्या बोल रहे हैं, जीन। तो न्यूक्लिक एसिड का जो डिफिनीशन होगा, डीएनए का भी वही होगा, आरएनए का भी वही होगा, जीन का भी वही होगा। इन चारों का डिफिनीशन, केमिकल डिफिनीशन सेम होगा। केमिकली, ठीक है, क्या बोलेंगे, न्यूक्लिक एसिड और, ठीक है, डीएनए और आरएनए और जीन, ठीक है, all are chemically same, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और बोलिएगा ऑल आर केमिकली सेम, ठीक है, ऑन पॉलीमर बेसिस, ठीक है, यानी पॉलीमर बेसिस पे सेम, यानी ये सारे के सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। हाँ, न्यूक्लियोटाइड के अंदर में जाके कुछ डिफरेंस होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो देखेंगे हम क्या होगा, ठीक है। डीएनए में क्या होगा, शुगर के बदले डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा, यहाँ पे शुगर के बदले राइबोस शुगर होगा, ठीक है। कुछ नाइट्रोजनस बेस का भी अंतर है, फॉस्फोरिक एसिड दोनों में सेम होगा, हम देखेंगे अभी। बट पहले ये तो देखें कि न्यूक्लिक एसिड
या वो न्यूक्लियन, अगर न्यूक्लियन भी है तो न्यूक्लियन जिसको बाद में न्यूक्लिक एसिड बोला गया, या डीएनए या आरएनए या जीन, ऑल आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड। बोलिए क्लियर है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब उस न्यूक्लियोटाइड को पकड़ के यहां ले चलते, उधर जगह है नहीं तो इधर ले चलते हैं, ठीक है? वो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, ठीक है? तो कहता है ये न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड 2 पार्ट का बना होता है, ये 3 पार्ट का बना होता है। एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल। कहता है इसमें होता है, ठीक है, पेंटोज सुगर, पेंटोज सुगर प्लस, ठीक है, पेंटोज सुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, और प्लस फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ये तीनों मिलके क्या बनाता है, ठीक है, ये तीनों मिलके बनाता है न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड में अगर डीऑक्सीराइबो शुगर का यूज किया गया, ये जो पेंटोज शुगर है ये 2 तरह का होता है, डीऑक्सीराइबो शुगर और राइबो शुगर। अगर डीऑक्सीराइबो शुगर का यूज किया गया है, डीऑक्सीराइबो शुगर का अगर यूज किया गया है तो डीएनए, और अगर राइबो शुगर का यूज किया गया तो आरएनए। अगर उसमें नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल का यूज किया गया है तो आरएनए, और एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन का यूज किया गया है तो डीएनए। वो हम लोग देखेंगे अभी। बताइए यहां तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए मिटाएं हम लोग, ठीक है? अब देखिए यानी कि अब हमें पूरा फोकस किस पे करना है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के ही पॉलीमर को क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के ही पॉलीमर को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर को क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, कोई डीएनए होगा और कोई आरएनए, ठीक है? हमें पूरा जानना है किसके बारे में, डीएनए के बारे में हमें पूरा जानना है। बोलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत है? चले आगे, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब आइए, ठीक है? कहता है कि ये तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं। पहले तो आप जानिए पेंटोज शुगर के बारे में। ये पेंटोज शुगर क्या है, तो ये देखिए पेंटोज शुगर के बारे में कहता है 5 कार्बन, ठीक है, 5 कार्बन का हम लोग ले लेते हैं H OH H OH OH H CH2 OH H। आपको इसका पोजीशन चेंज भी करना है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस उसके अल्फा बीटा पे अंतर आएगा, ठीक है? तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको मैंने बताया हुआ है पहले +1 में कि फर्स्ट किसी भी साइक्लिक कंपाउंड के फर्स्ट कार्बन पे अगर OH का ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, उसको बोलते हैं एनोमराइजेशन। और प्रोडक्ट का नाम क्या बोलते हैं, एनोमर। एज फॉर एग्जांपल अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। और अगर फर्स्ट कार्बन छोड़ के सेकेंड पे करे, थर्ड पे करे, फोर्थ पे करे तो उसको बोलते हैं इपीमेराइजेशन। तो हमने आपको हेक्सोज शुगर में ये केस बताया था, ग्लूकोज के केस में, ठीक है? यानी कि मतलब अगर देखेंगे अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, ये एक दूसरे का एनोमर है। बट डी ग्लूकोज, डी गैलेक्टोज, डी मेनोज, these 3 आर ईपीमर्स। यानी सेकेंड, थर्ड, ये देखिए ये फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पे OH ऊपर कर दें, H नीचे कर दें, ये प्रोसेस का नाम होगा एनोमराइजेशन, ठीक है? ये फर्स्ट कार्बन। बट सेकेंड, थर्ड पे अगर करें तो उसको बोलते हैं ईपीमेराइजेशन। ये सब कंसेप्ट आपको पता है, उतना मैं नहीं जाएंगे क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल्स तो आपको है। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको बहुत ज्यादा जानकारी लेना है तो आप हमारे पुराने वीडियो को देखिए जो +1 का बायोमोलिक्यूल्स है,
मैंने बेहतरीन वीडियो बनाया है, ठीक है, मतलब उसमें सारे इंफॉर्मेशन डाले हैं। उसको करने के बाद आपको एनसीईआरटी का एक एक लाइन याद हो जाएगा, आकाश इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है उसका एक एक लाइन याद हो जाएगा। तो अगर इसको पढ़ने से पहले प्लीज एक बार उसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक। तो मैं ये कोशिश करूंगा, ठीक है, कि मैं पूरे वीडियो को, ठीक है, आपके ग्रुप में डाल दूं, ठीक है, मतलब +1 का, या मैं आपको लिंक बता दूंगा, आप उस पर जाके पढ़ लीजिएगा प्लीज, ठीक है। ये तो मैं अपना वीडियो डालूंगा ही, इसके साथ साथ वो पुराना वीडियो भी देख लीजिएगा तो आपको और फायदा होगा। क्लियर है? बायोमोलिकुल्स चैप्टर +1 का वीडियो 7, 8 या 9 वीडियो है सर, ठीक है, बहुत बेहतरीन वीडियो है सर। अब आइए, तो ये क्या है? पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है, और ये 5 कार्बन। तो क्या होगा? C5, ठीक है, C5H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है CH2OH। इसको ढंग से पढ़िएगा, CH2OH, CH2OH। क्लियर है? अब हाइड्रोजन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H10O 1 2 3 4, ठीक है, उसके बाद 5। बताइए ये आपका क्या है? ये पेंटोज शुगर है, और पेंटोज में भी, ठीक है, इसको बोलते हैं राइबोज। क्या बोलते हैं? राइबोज, ठीक है। तो आप ही बताइए डीऑक्सीराइबोज क्या होगा? कहता है सेकेंड कार्बन पे एक ऑक्सीजन आप हटा दीजिए, ठीक है, ये यहां से ऑक्सीजन हटा दीजिए, यहां पे क्या होगा? देखिए यहां पे फिर इसमें बना देता हूं, ठीक है, अब बताइए ये क्या होगा? C5H10O4, और ये भी पेंटोज होगा, बट ये क्या होगा? ये होगा डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज क्यों? देखिए डी का मतलब हटना, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, राइबोज यानी राइबोज जो है उससे एक ऑक्सीजन हट गया। किस पोजीशन पे? सेकेंड कार्बन पे। सेकेंड कार्बन पे जो OH है वहां से एक ऑक्सीजन हट गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? डीऑक्सीराइबोज। तो ये शुगर किसमें पाया जाएगा? डीएनए में। ये किसमें पाया जाएगा? डीएनए में। और ये शुगर किसमें पाया जाएगा? आरएनए में। देखिए दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे क्या है? OH, और वहां सेकेंड कार्बन पे क्या है? H। तो OH आप केमिस्ट्री के अनुसार जानते होंगे, ठीक है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप के प्रेजेंट रहने के कारण ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, और जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना कम स्टेबल होगा। इसलिए आरएनए इज लेस स्टेबल, आरएनए इज लेस स्टेबल देन डीएनए, और या कह सकते हो आरएनए इज मोर रिएक्टिव देन डीएनए, ठीक है। जो लेस स्टेबल होगा वो क्या होगा? मोर रिएक्टिव होगा। और दूसरा अंतर है डीएनए के मोर स्टेबल होने का, डीएनए डबल स्टैंडर्ड, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड। बोलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं। अब आइए, ठीक है, ये देखिए पेंटोज शुगर को आपने देख लिया, पेंटोज शुगर को आपने देख लिया। अब क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरिक एसिड को देखना है। फॉस्फोरिक एसिड कुछ नहीं है, और फॉस्फोरिक एसिड का नेचर डीएनए आरएनए में एक ही होता है, स्ट्रक्चर एक ही होता है। फॉस्फोरिक एसिड जो है वो यहीं पे मैं दिखा दूं, वो होता है P डबल बॉन्ड O OH OH OH, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, ठीक है। यानी कि फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? H3PO4, ये दोनों में सेम होता है। इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप होंगे, देखिए यहाँ POOH POOH POH, यानी कि ये तीनों OH ग्रुप्स में एक एक हाइड्रोजन विदा करके ये कहीं भी बॉन्ड बना सकता है। यानी इसका 3 फॉस्फेट ग्रुप बॉन्ड बनने के लिए अवेलेबल है, ये तीनों जगह से जुड़ सकता है, ठीक है, चाहे जहां से जुड़े, ठीक है। चलिए यहां तक आपको
कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए, क्लियर है पॉइंट यहां तक? अब आइए, ठीक है। अब देखिए किसका स्ट्रक्चर देखना है, नाइट्रोजनस बेस का। ये बहुत तगड़ा चीज है, नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। ये अगर देख लिए, ये सब मैं मिटा दूं ना, ठीक है, तो फिर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। फिर हम जब जोड़ने वगैरह का काम करेंगे, ठीक है। देखिए, अब देखिए पूरा फोकस हमारा किस पे होगा, नाइट्रोजनस बेस पे, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस पे पूरा फोकस होगा हमारा, नाइट्रोजनस बेस पे, ठीक है। ये नाइट्रोजनस बेस ध्यान दीजिएगा, कहता है दो तरह का होता है, एक होता है प्यूरीन, एक होता है पायरिमिडीन, ठीक है। एक प्यूरीन और एक पायरिमिडीन। अब टेंशन मत लीजिए, इसको लिखने के लिए मैं सिखाऊंगा बहुत बेहतरीन ढंग से, याद हो जाएगा आपको यहीं पे। एक प्यूरीन और एक पायरिमिडीन। प्यूरीन वर्ड छोटा है, पायरिमिडीन बड़ा है ऊपर से देखने में, तो कहता है प्यूरीन छोटा है, ये दो ही टाइप का होता है, ठीक है, ये दो ही टाइप का होता है। और पायरिमिडीन बड़ा वर्ड है, ये 3 टाइप का होता है, ठीक है, ये 3 टाइप का होता है। तो कहता है ये होता है एडिनिन, दूसरा गुआनिन, तीसरा साइटोसिन, उसके बाद थाइमीन, और उसके बाद यूरासिल, ठीक है। एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा है 1 2 3 4, ये चारों एक साथ पाए जाते हैं डीएनए में, बट 1 2 3 इसको स्किप कीजिए, ये 4 ये पाए जाते हैं आरएनए में। यानी आरएनए में थाइमीन के बदले यूरासिल और डीएनए में यूरासिल के बदले थाइमीन, ऐसा आप कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो ये जानना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये जानना बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात यह है कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसको मैं जरूर बताना चाहूंगा। और इनका स्ट्रक्चर लिखने के लिए मैं थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आपको दे दूं। बेसिक कंसेप्ट ये है कि जो प्यूरीन है उसमें 2 रिंग होते हैं, एक हेक्सागोनल रिंग होते हैं और एक पेंटागोनल रिंग होते हैं। और जो पायरिमिडीन है उसमें एक ही रिंग होता है, एक ही नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होता है और उसका नाम है हेक्सागोनल रिंग। और इसमें 2 रिंग होते हैं, एक हेक्सागोनल एक पेंटागोनल। यानी कि जो दो देखने में छोटा है, ठीक है, उसमें 2 रिंग, और जो देखने में बड़ा है मतलब वर्ड, उसमें एक रिंग। क्लियर है पॉइंट? बट टाइप उसके 3, इसके 2, ठीक है। तो बताइए एडेनिन और गुआनिन इन दोनों में क्या होगा, एडेनिन और गुआनिन इन दोनों में क्या होगा, 2 रिंग होगा। और साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल में क्या होगा, एक रिंग होगा। उसमें जो एक रिंग होगा हेक्सागोनल, इसमें 2 रिंग होगा, एक हेक्सागोनल एक पेंटागोनल। इतना बात क्लियर है? हम लोग आगे बढ़े नाइट्रोजनस बेस में। अच्छा, याद अगर भूल जाओ, ये भूलने की चीज नहीं है, ये आपने 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, तो भूलेंगे नहीं, ठीक है। कहते हैं प्यूरीन 2 तरह, ऐसे अगर भूल गए तो इसका याद रखिएगा पैग, ठीक है, इसका याद रखिएगा CTU, पायरिमिडीन मतलब प्रोफेसर। तो कभी कोई प्रोफेसर भी टीचर्स डे वगैरह पे एकदम पैग लगा के मस्त रहते हैं। देखिए क्या है, चंडीगढ़ टेक्निकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर टैग लगा रहा था। चंडीगढ़ टेक्निकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लंबा वर्ड पायरिमिडीन, ठीक है, प्रोफेसर, ठीक है, टैग लगा रहा था, PAG पैग, PEG नहीं, PAG टैग लगा रहा था, क्योंकि वो तो मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ओरिजिनल नाम क्यों देने टैग, ठीक है। यानी कि CTU में प्रोफेसर टैग लगा रहा था। ये पूरा नाइट्रोजनस बेस हो गया, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? ठीक, तो अब मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। क्लियर है पॉइंट? अब आ जाओ, ठीक है। ये जो मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ इसको आप सीखिए। अगर इसको सीख लेते हैं तो इसके साथ ही आज का लेक्चर फिनिश करेंगे, लेकिन इसको सीखने में आपको 10 मिनट टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एडेनिन, ठीक है, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं मिटा देता हूं।
भी मिटा दिया। ज्यादा लिखा रहेगा तो देख के भी आपको दर्द कर सकता है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। ठीक है, एडेनिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। हमने क्या बोला था? ये दोनों क्या है? ये दोनों आपका क्या है? यूरिन, यूरिन। और ये तीनों क्या है आपका? पायरीमिडिन, पायरीमिडिन। ठीक है, इन दोनों में क्या बोले थे? दो दो रिंग। उनमें तीनों में क्या बोले थे? एक एक रिंग। तो आइए, एडेनिन, ठीक है, इसके लिए भी इसके लिए इसके लिए इसके लिए ठीक है, क्वेश्चन में नहीं किया। इसमें दो दो रिंग लिए, एक हेक्सागोनल, एक पेंटागोनल, एक हेक्सागोनल, एक पेंटागोनल। यहां पे तीनों हेक्सागोनल। अब आप क्या कीजिए, इसमें कार्बन और नाइट्रोजन का नंबर, आपका पोजीशन, कार्बन और नाइट्रोजन का पोजीशन डालना है। तो ऊपर से हेड से शुरू करेंगे, हेड यहां से शुरू करेंगे। ठीक है, एक कोडिंग देखिए, CNC NCC। क्या करेंगे? CNC NCC, यहां से लीजिए, CNC NCC सब में करते हैं। CNC NCC, CNC NCC, CNC NCC, CNC NCC कर लिए सब। कोडिंग क्या है? कोडिंग हमने क्या यूज किया? CNC NCC, CNC NCC। ठीक है, ये यूज किया। नंबरिंग जो करेंगे, चाहे वो कार्बन का नंबर है या नाइट्रोजन का है, हम लोग यहां से करेंगे। ठीक है, जस्ट हेड से नीचे लीजिए। अच्छा, ये CC है, यहां पे कहेंगे, यहां तो सर 1 है, तो CC जो है वहां पे आगे NN डाल दीजिए और यहां पे C डालिए, NN और C। हो गया आपका कंप्लीट। उधर तो कंप्लीट ही, क्लियर है पॉइंट। अब आइए, कुछ नहीं, घबराना नहीं है, मैं हूं अभी साथ में और ये मैं करवा के रहूंगा। अब सब आप करेंगे घर पे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसका अलग से आपको चार्ट भेजना है, इसका चार्ट आप अलग से बना के भेजिएगा स्ट्रक्चर के साथ। हम तो यहाँ पे शॉर्टकट बताएंगे। ठीक है, आपको पूरा हाइड्रोजन की वैलेंसी तक पूरा कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये हो गया। अब यहाँ पे नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें किसी को भी आप कर सकते हैं, 7 8, बट इसको आप क्या कीजिएगा? 9। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9। फिर यहाँ पे इसके लिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे तो एक ही है रिंग। फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बोलिए, क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? चलिए अब ये भी आपने कर दिया। अब कुछ भी नहीं है। देखिए इसका नाम क्या है? इसका नाम है 6 एमिनो प्यूरीन। क्या नाम है? 6 एमिनो प्यूरीन। इसका नोमेनक्लेचर है 6 एमिनो प्यूरीन। ये है 6 एमिनो प्यूरीन, यानी कि यहां पे आ गया 6। यहां पे क्या है? 6, ठीक है, ऑक्सी 2 एमिनो प्यूरीन, 6 ऑक्सी 2 एमिनो प्यूरीन। ठीक है, 6 ऑक्सी 2 एमिनो प्यूरीन हो गया। 6 ऑक्सी 2 एमिनो प्यूरीन। क्लियर है पॉइंट? यानी कि यहां पे आ गया, जहां पे यहां पे एमिनो पोजीशन था, यहां और कोई दूसरा नहीं था ग्रुप। यहां पे 2 ग्रुप लगाओ, यहां पे एमिनो, ये ऑक्सी लगा हुआ और यहां पे लगेगा एमिनो। इसका जस्ट उल्टा आप इसमें कीजिए, इसमें जस्ट उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा? बोलिए, 6 एमिनो और 2 ऑक्सी, बट यहां क्या बोलिएगा? पायरीमिडिन, पायरीमिडिन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब यहां पे क्या कीजिएगा?
यहां पे देखिए, यहां पे क्या था, 6 पोजीशन पे एमिनो, 2 पोजीशन पे ऑक्सी। यहां पे आप दोनों पे ऑक्सी कर दीजिए, 6 2 6 2 6 डाइऑक्सी, ठीक है। और यहां 5वें पोजीशन पे कर दीजिए मिथाइल, 5 मिथाइल पायरीमिडिन, ठीक है। और यहां पे आप क्या करना है, सिर्फ मिथाइल हटा दीजिए, क्या होगा, 2 6 डाइऑक्सी पायरीमिडिन, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? ये नोमेनक्लेचर आपको याद रखना है। उसका भी तरीका है, तरीका ये है, यहां पे क्या किया, 6 एमिनोपिरिन, पहला जो है उसमें एक ही ग्रुप होगा, फर्स्ट जो है उसमें एक ही ग्रुप है, बाकी देख लीजिए, इसमें 2 ग्रुप, इसमें 2 ग्रुप, इसमें 3 ग्रुप, इसमें 2 ग्रुप, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? यानी ये दिमाग रखना है, जो फर्स्ट है उसमें क्या होगा, एक ही ग्रुप होगा। तो फर्स्ट जो है उसका नाम क्या है, 6 एमिनोपिरिन। अब देखिए यहां पे कैसे करते हैं, ये मैं मिटा दूं आपको, ठीक है, बाद में लिख दूंगा, मुझे जगह चाहिए, ये ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, 6 एमिनोपिरिन, जरा यहां पे देखिए, यहीं पे थोड़ा देर ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये लीजिए, यहां पे एमिनो, ये लगा दीजिए, लगा दिया आपने। ये जो मेन ग्रुप है उसको लगाने के बाद आपको सब एटम की वैलेंसी पूरा करना है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो उसका 4 पूरा करना है। नाइट्रोजन की कितनी होती है, 5 पूरा करना है। ऑक्सीजन की कितनी होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी, ठीक है, तो 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6, तो 2 पूरा करना है। तो देखिए यहां पे, और अब ये पूरा जो करना है, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे डबल बॉन्ड का इस्तेमाल करना है। और अगर डबल बॉन्ड से वैलेंसी पूरा ना हो तो क्या करेंगे, तब हाइड्रोजन लगाएंगे। तो लीजिए एक एग्जांपल देखिए, ठीक है। ये बताइए, यहां पे हमने क्या लगाया, 6 एमिनोपिरिन, 6 पोजीशन पे क्या लगा दिया, एमीन। तो NH2 नाइट्रोजन का 3 होता है, 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, पूरा हो गया। इस कार्बन का देखिए 1 2 3, यहां पे 1 लगा दीजिए, 4। अब यहां पे आपने क्या डाला था, यहां पे नाइट्रोजन ही तो था, CNC। तो बताइए इस नाइट्रोजन का पूरा होगा 1 2 3, ठीक है। अब इस कार्बन का देखिए, यहां पे 1 लगाइए, ठीक है, 1 लगा दिए तो 1 2 3, ठीक है, लेकिन 1 बच रहा है, यहां पे क्या कीजिएगा, हाइड्रोजन लगा दीजिए। यहां पे क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है, CNCNCC। तो बताइए इस नाइट्रोजन का अपने आप पूरा हो गया। इस कार्बन का देखिए 1 2 3, यहां पे लगा दीजिए, तो क्या हो गया, 1 2 3 1 4। फिर इस नाइट्रोजन का देखिए 1 2 3 हो गया। अब यहां पे देखिए इस कार्बन का 1 2, यहां पे 1 लगा दीजिए और यहां पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो इसका हो गया पूरा। इस नाइट्रोजन का अपने आप, इसका इस कार्बन का देखिए 1 2 3 4, और यहां पे नाइट्रोजन 1 2 3। अब बताइए इस कार्बन का देखिए 1 2 3, यहां पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है। नहीं, हाइड्रोजन क्यों लगाइए, 1 2 3 4, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आप ये दे सकते हैं, पहले यही दे दीजिए, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका पूरा हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन छोड़िए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, ये हो गया आपका ये, और यहाँ पे आपने हाइड्रोजन डाला है, यहाँ पे भी आपने हाइड्रोजन, हो गया, ये कर दीजिए। मतलब जहां पहले डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी बनाइए, डबल बॉन्ड से भी अगर वैलेंसी पूरा ना हो तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन डालेंगे, ये हो गया। उसी तरह यहाँ पे आप क्या कीजिए, बताइए 6 ऑक्सी 2 एमिनो, 6 ऑक्सी 2 एमिनो। अब बताइए 6 ऑक्सी, अब यहाँ पे जो है 6 पोजीशन पे यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सी 2 एमिनो, इस ग्रुप पे क्या होगा, बोलिए एमीन ग्रुप, एमीन ग्रुप। और बाकी सब का आप क्या कीजिएगा, वैलेंसी पूरा कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 6 ऑक्सी 1 2 3 4, इस कार्बन का पूरा हो गया, ऑक्सीजन का 2 पूरा हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे क्या कीजिएगा, 1 डाल दीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया, 1 2 3, इस नाइट्रोजन का पूरा, हाइड्रोजन का अब देखिए यहाँ पे 1 2 3, और ये पूरा हो गया, और नाइट्रोजन का अपने आप पूरा हो गया। इस नाइट्रोजन का अब यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दीजिए, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। इस कार्बन का पूरा हो गया, इस नाइट्रोजन का पूरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डालिएगा 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे डालिएगा 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए। ऐसे करके आपको पूरा करना है। बोलिए, आप लिख लीजिएगा पूरा, यानी कि 6 एमिनोप्यूरिन किसका, ये किसका बताइए, एडेनिन का, ये हो गया एडेनिन, ठीक है।
उसके बाद बताइए ई किसका हो गया, गुआनिन का, गुआनिन का। ये किसका, ये साइटोसिन का, साइटोसिन का। ये किसका, थायमिन का। और ये किसका, यूरासिल का। ठीक है, यूरासिल का। ठीक है। और देखिए अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो हम एक और ट्रिक आपको बताते हैं, याद करिए। आओ आओ, ठीक है, ए ओ, यानी कि आओ आओ। ए मतलब, ध्यान से सुनिएगा, ए मतलब एमिनो, यानी कि हेड पे, पहले के हेड पे एमिनो रहेगा, दूसरे के हेड पे ऑक्सी रहेगा, तीसरे के हेड पे एमिनो रहेगा, बाकी सबके हेड पे ऑक्सी 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 रहेगा। देखिए यहां पे 6 एमिनो प्यूरिन, यहां पे एमिन आ गया, 6 ऑक्सी, ठीक है, प्यूरिन। यहाँ पे 6 एमिनो प्यूरिन, फिर 6 ऑक्सी 6 ऑक्सी, और यहाँ पे तो 6 और 2 दोनों पे, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया, यहाँ पे 6 एमिनो प्यूरिन एक ही पे रहेगा, यहाँ पे 6 ऑक्सी, इसका जस्ट उल्टा कीजिए, 6 ऑक्सी 2 एमिनो प्यूरिन। अब इसका उल्टा यहाँ कीजिए, और यहाँ उल्टा आपको करना नहीं है, यहाँ 2 6 डाइऑक्सी है, सिर्फ इसमें मिथाइल दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम किसके बारे में बता दिए, नाइट्रोजनस बेस के बारे में। यानी कि आप न्यूक्लियोटाइड में ये भी जान गए, ये भी जान गए, ये भी जान गए। और मैं आपको यहाँ पे एक और ट्रिक अब बताता हूँ। पूछेगा इसमें कितना नाइट्रोजन, इसमें कितना नाइट्रोजन, इसमें कितना नाइट्रोजन, इसमें कितना नाइट्रोजन, इसमें कितना नाइट्रोजन। ठीक है, अब इसे देख लीजिए, इसमें 2 ही नाइट्रोजन है, एक यहाँ पे ही नाइट्रोजन है, एक यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसमें भी 2 ही नाइट्रोजन है। ठीक है, ये 2, ठीक है, इसमें 3 नाइट्रोजन है, 1 2 और एक ही एमीन वाला। ठीक है, 6 एमीन, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो होगा नाइट्रोजन, तो 1 2 3, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा। तो मैं एक नंबर देता हूं, ये गाड़ी नंबर है, ये जेनेटिक्स का नंबर है, ये किसी गाड़ी का नंबर है, जेनेटिक्स की गाड़ी का नंबर है, इसको आप नोट कीजिएगा, 55 322। ठीक है, ये एडेनिन के लिए, ये गुआनिन के लिए, ये साइटोसिन के लिए, ये थायमिन के लिए, और ये यूरासिल। ठीक है, तो बताइए एडेनिन के स्ट्रक्चर में कितना नाइट्रोजन, 5, गुआनिन में भी 5, साइटोसिन में 3। ठीक है, गुआनिन में, साइटोसिन में, ये सॉरी एडेनिन में 5, गुआनिन में 5, साइटोसिन में 3, थायमिन में 2, यूरासिल में 2। ठीक है, यूरासिल इसमें देखिए 2 2 2 तो 55। ये जरूर याद रखिएगा, न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। तो एक ये ट्रिक याद रखना है, एक ये ट्रिक याद रखना है, एक ये ट्रिक याद रखना है। ठीक है, क्लियर है, पूरा ये आपको क्लियर हो गया। अब आपको कल क्या बनाएंगे, मतलब अगले वीडियो में क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड पूरा जोड़ के दिखाएंगे कि पहले पेंटोज सुगर आया, फिर नाइट्रोजनस बेस आया, दोनों मिला न्यूक्लियोसाइड, फिर न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरस फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड, फिर न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेगा तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। वो डीएनए होगा या आरएनए होगा, डिपेंड करेगा कौन सा सुगर जुटा है। ठीक है, मतलब सुगर कौन सा जुड़ा है, यानी कि राइबोज है तो आरएनए, डीऑक्सीराइबोज है तो डीएनए। क्लियर है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। अगर आप समझते हैं तो इस वीडियो को आप 2 बार देखिए, खूब अच्छे से नोट्स बनाइए, मुझे भेजिए। ठीक है, मैं उसको देखूंगा और इसी तरह चलता रहेगा। तो जेनेटिक्स में ये 10-12 लेक्चर आपके होंगे, 10-12 लेक्चर तक आप पेशेंस बनाए रहिए। उसके बाद हल्के हल्के चैप्टर हैं, समझिए ये चैप्टर अगर फिनिश हो गया तो बायोलॉजी आपका ऐसे भी 8 चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, ये लगा के 7 चैप्टर समझिए बायोलॉजी फिनिश ही, मतलब उसके बाद चैप्टर में दम नहीं है, उसके बाद रटना भी है, समझना, लेकिन समझने वाला यहीं तक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर।